आज हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के अंतर्गत वेस्टर्न थिंकर को जैसे भी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने सुकरात के संदर्भ में समझा था कि सुकरात ने किस प्रकार से अपनी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक एवं अपने सद्गुणी हितों को प्राथमिकता देते हुए जो पूरी स्पष्टीकरण किया था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने एक ज्ञान की प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से सद्गुण अपनाने चाहिए या कौन से नैतिक गुण नीति शास्त्र के अंतर्गत बताया था मैंने, जैसे कि साहस है, संयम है, राइट। तो इनके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। तो इनकी ही जो शिष्य थे प्लेटो, तो प्लेटो को इनको प्रभावित किया इन चीजों ने, क्योंकि प्लेटो जो थे एक्चुअली में इनके शिष्य थे। तो प्लेटो एक्चुअली में इनको अपना गुरु मानते थे, तो इनकी बातों को लेकर के इनके प्रति एक जागरूकता रहती थी कि किस प्रकार से अगर मेरे गुरु हैं तो उन्होंने कोई भी पद्धति दी है या कोई भी सामाजिक हित के लिए या कोई ऐसी न्यायप्रिय के लिए न्याय के क्रियाकलाप के अंतर्गत उन्होंने जो सद्गुणी नैतिक नियम बताए थे, तो उनको लेकर के इनके अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता हुई और निरंतर इन्होंने अपने दर्शन के अंतर्गत अपनी शिक्षा में इनको क्या किया, पुट किया। यही कारण है कि जो ज्ञान ही सद्गुण या सद्गुण ही ज्ञान है, इनके संदर्भ में प्लेटो ने भी अपनी बात को बोला है। तो इसके बारे में हम पूर्ण रूप से समझने का एक एक करके प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो सुकरात थे, तो जब सुकरात एक्चुअली में एक सद्गुणी व्यक्ति थे और वो सद्गुण को क्या मानते थे, ज्ञान। तो ज्ञान सद्गुण ही ज्ञान है, यानी कि इस ज्ञान अगर हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इसके लिए इच्छित जो मूल कर्तव्य हैं जैसे कि ईमानदारी होनी चाहिए, राइट, अपनी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ठीक है, और न्याय प्रिय व्यक्ति होनी चाहिए। तो इनको लेकर के उनके बीच काफी अपने आप में एक विश्वास था, भावनाएं थी, और इन आंतरिक भावनाओं की वजह से ही मनुष्य हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता था। तो इन चीजों से जो प्लेटो था काफी प्रभावित था, और प्लेटो कई चीजों से प्रभावित था। प्लेटो की अगर बात की जाए तो ये भी एथेंस के ग्रीक के थे और इनका जो जन्म था एथेंस में हुआ था। ये भी साहसी व्यक्ति थे, संयमी, साहसी और अपने में आत्म जागरूक व्यक्ति थे। इनके अगर देखा जाए तो इनकी फिलॉसफी जो आती है काफी जैसे राज सिद्धांत के अंतर्गत उनकी अलग फिलॉसफी है, ठीक, दार्शनिक के अंतर्गत अलग फिलॉसफी है, साम्यवादिता की अलग फिलॉसफी है, शिक्षा की अलग फिलॉसफी है, न्याय की अलग फिलॉसफी है। तो इन्होंने अपनी अपनी अपने इन विचारों को एक मर्तंग रखते हुए जो सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से तो सुधारने का प्रयास किया, न्याय बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो वो दर्शन को अंतर्गत इन्होंने कोट किया, ठीक है। तो हम यही समझते हैं कि जो प्लेटो थे वो एक्चुअली में देखा जाए तो इनसे ही प्रभावित थे, सुकरात से। सुकरात इनके क्या थे, गुरु थे। तो एक्चुअली में इन पे प्रभाव क्यों पड़ा, बात यहाँ पे थी कि सुकरात जो थे वो एक्चुअली में जो वो न्यायप्रिय, मतलब एक न्यायप्रिय समाज बनाना चाहते थे, ठीक। वहां की जो व्यवस्था थी जैसे गणतंत्र, एक्चुअली में वहां की व्यवस्था अगर देखी जाए तो लोकतंत्र थी, ठीक है। लेकिन वो लोकतंत्र एक प्रकार का गणतंत्र ही था। रीजन यह था कि वहां पर जो व्यवस्था थी वो सामूहिक मताधिकार थी, यानी कि वयस्क मताधिकार ना होकर के सामूहिक मताधिकार थे। वहां पे कुछ ही लोग मत दे करके व्यक्ति को चुनते थे। तो इस प्रकार से वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होकर एक गणतंत्र व्यवस्था की तरह थी। लोकतंत्र एक नाम मात्र की व्यवस्था थी, हर व्यक्ति को वहां अधिकार नहीं था कि वो वोट दे करके हर व्यक्ति, लेकिन मतलब हाँ ये तो था कि वोट तो नहीं दे सकते थे, लेकिन हर व्यक्ति एक राजा या वो बन सकता था। तो ये चीज को लेकर के सुकरात के मन में ये भावना थी कि हर व्यक्ति राजा अगर बनेगा तो ये हमेशा एक भ्रष्टाचार फैला रहेगा, जिससे सामाजिक व्यवस्था में अस्थिरता रहेगी और समाज न्यायप्रिय नहीं बन पाएगा। तो इनकी वजह से सुकरात जो थे वो उस मतलब गणतंत्र के विरोधी थे। तो गणतंत्र का विरोधी होने की वजह से भी इनको मतलब फांसी दी गई थी, मतलब सॉरी उनको जहर का प्याला दिया गया था। तो इनके प्रभाव जो थे वो प्लेटो पड़े और प्लेटो भी इसी फिलॉसफी पर चल पड़ा और इसने भी इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध किया। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का उन्होंने इसलिए विरोध किया कि ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं थी, ठीक, पूर्ण रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, ठीक है, और साथ ही साथ ये न्यायप्रिय नहीं थी।
क्योंकि इसमें हर व्यक्ति वोट नहीं दे सकता था और हर व्यक्ति वोट ना देने की वजह से हर व्यक्ति के प्रति इनका न्याय सुलभ नहीं था और जिसकी वजह से यहाँ पर सामाजिक अस्थिरता ठीक विद्यमान थी। तो कुछ ही लोग जो थे इनके जो मतलब कि एक समर्थक में थे और कुछ लोग ऐसे थे इनके विरोधी भी रहे हैं। तो यही कारण है कि जो मत देते थे वो इनका विरोधी रहे, जो मत नहीं देते थे इनके न्यायप्रिय और इनके समर्थक रहे हैं। तो ऐसी विडंबना जब वहां देखने को मिली, अस्थिरता, सामाजिक असमानता वहां पे देखने को मिली, इसके प्रभाव के कारण वहां पर जो अस्थिरता ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई। तो एक प्रकार से वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उन्होंने इनके प्रति विरोध जताना शुरू कर दिया और इनको जहर का प्याला दिया। तो इनके प्रभाव कारण ही प्लेटो पर इसका एक मुख्य प्रभाव पड़ा। प्लेटो ने सोचा कि मेरे गुरु को जब फांसी दी, मेरे गुरु इतने न्यायप्रिय सद्गुणी व्यक्ति थे, वो ज्ञान के मार्ग को, सम्मान को, व्यक्तियों को तैसी समझकर उनको ज्ञान कोर्स सेंटर के माध्यम से न्याय पे बनाने का प्रयास करते थे, जिसकी वजह उन्हें एक अन्याय दिया गया, उन्हें अन्याय के रूप में सजा दी गई। तो इसकी इनका इस पे प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इसलिए इन्होंने इनके प्रभाव, इनको मतलब एक दार्शनिक बनने का रीजन यही था। ठीक है, प्लेटो जो एक व्यक्ति थे ये काफी साहसी व्यक्ति था। ठीक, साहसी व्यक्ति और काफी बड़े बड़े कंधों वाला था, बड़े बड़े कंधों वाला था, इसलिए इसे प्लेटो नाम दिया गया था। और एक्चुअली में ये जो प्लेटो था इसका नाम एक और है, अफलातून। एक अफलातून है, इसका अफलातून नाम और है। और अगर लिखना चाहो तो इनका जन्मदिन अगर आप ऐसे लिख सकते हो कि 428 बीसी में हुआ था, 428 बीसी एथेंस में ही हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पर प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि सद्गुण ही ज्ञान है, तो ज्ञान को लेकर इनके अंदर लालसा बढ़ी और ज्ञान को इन्होंने एक मुख्य केंद्र के रूप में अपने को प्रयास, मतलब उसके प्रति अवधारणा, मतलब धारण करने के लिए निरंतर प्रयास करने लगे और धीरे धीरे लोगों को भी जागरूक करने लगे। तो इससे ये उनके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रतियां उभरने लगी, प्रत्यय उभरने लगे कि प्रत्यय के अंतर्गत जैसे उन्होंने पूरी ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान क्या है, बाहरी ज्ञान क्या है, आंतरिक न्याय क्या है, बाहरी न्याय क्या है, इनके बारे में भी उन्होंने बताया। ठीक है, और साथ ही साथ दर्शन की शिक्षा को लेकर बताया, दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र व्यवस्था को मतलब किस प्रकार से, मतलब लोकतंत्र व्यवस्था की यहाँ पे बात उन्होंने नहीं की है, आलोचना ही की है। और साथ ही यहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी उनको व्यवस्थाओं का विरोध किया और इनके प्रति जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी तो उनका भी विरोध किया। राइट, तो इनके लिए अपनी तरफ से उन्होंने जो एक अपनी दर्शन दिया, वो दर्शन किस प्रकार का था थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक, ये मान लो कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो इस वस्तु के प्रति हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक थिंकिंग अलग अलग होती है। राइट, अगर वो इस एंगल से देख रहा है तो उसको इस पार्ट दिखता है, अगर वो व्यक्ति इस एंगल से देखता है तो उसको इस हिस्सा दिखता है। तो हर मनुष्य अपनी अपनी चिंतन प्रक्रिया, अपने अपने विचार और अपने पॉजिटिव थिंकिंग या जिस प्रकार की वो अपने विचारों को रखता है, तो सबकी सोच अलग अलग होती है। क्योंकि हर एक निगाहें जो होती हैं मनुष्य की अलग अलग तरीके से वो देखता है। भले ही वो एक वस्तु देख रहा है, एक वस्तु को भले ही देख रहा है, लेकिन वो वस्तु के प्रति उसकी देख है या वस्तु के प्रति उसका जो व्यवहार है या चिंतन है वो किस प्रकार से है, वो तो वही जानता है ना। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी तरीके से मतलब न्याय करता है, अपने अपने तरीके से मतलब कुछ मामले देता है या अपने अपने तरीके से बिंदुओं को स्पष्ट करता है। तो यही इसी की वजह से जो मनुष्य है वो अपनी एक मतलब असमानता में एक भले ही एक चीज है लेकिन उसके प्रति एक जागरूकता है, हर उसमें अलग अलग होती है। मान लीजिए कि कोई पेड़ है या कोई चीज है, हर व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से सोचता है। कोई उसे लकड़ी के रूप में सोचता है, कोई उसके आंतर सेलुलोज के रूप में सोचता है। ठीक है, कोई चिंतन, कोई अचेतन के रूप में उसे देखता है। तो है वही एक ही चीज लेकिन उसे देखने के तरीके हैं अलग अलग हैं। तो फिलॉसफी में दर्शन के अंतर्गत एक ही चीज को कई अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास किया गया है। तो उसमें से एक जो दार्शनिक रहे, जो प्लेटो रहे, जो सुकरात के शिष्य थे। तो हम प्लेटो के सबसे पहले समझते हैं कि प्लेटो किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो प्लेटो एक्चुअली में देखा जाए तो इन्होंने ये सद्गुणी व्यक्ति ये भी थे क्योंकि इन्होंने सद्गुण ही ज्ञान पर इन्होंने भी विश्वास दिलाया और इसके अंतर्गत इन्होंने न्यायप्रिय व्यक्ति की बात कही। न्यायप्रिय व्यक्ति के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो व्यक्ति विशेष का अपना अलग न्याय होगा। राइट, व्यक्ति विशेष का अपना मतलब व्यक्ति का एक अपना न्याय, मतलब व्यक्ति हर व्यक्ति का अलग अलग न्याय नहीं है यहाँ पे, यानी हर व्यक्ति का एक न्याय होगा। ठीक, दूसरा न्याय उन्होंने दिया था राज्य का न्याय। ठीक है, ये हम सब आगे अभी पढ़ेंगे, थोड़ा हम ओवरव्यू बना लेते हैं। ये राज्य का न्याय दिया था इन्होंने।
तो राज का न्याय के अंतर्गत जो फिलॉसफी इन्होंने दी थी, तीन इन्होंने जो तत्व एलिमेंट दिए थे, जिसमें आप दार्शनिक ले लो, संरक्षक वर्ग ले लो, उत्पादक वर्ग ले लो, ठीक है। तीनों का अपना अपना एक कार्य रहेगा, राइट। और कार्य जब तीनों का अपना अपना रहेगा, उसी आधार पर उसका न्याय है। इसी प्रकार व्यक्ति का भी उन्होंने बताया था कि व्यक्ति का अपना न्याय है। व्यक्ति अगर दार्शनिक है, यानी व्यक्ति की मतलब विवेक है, तो वो दार्शनिक है। और व्यक्ति के अंदर साहस है, तो वो एक संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग है। और व्यक्ति के अंतर अगर वासना है, तो उत्पादक वर्ग है। तो ये भी उनके अंतर्गत अपनी अपनी अलग फिलॉसफी दी थी। तो ये व्यक्ति का अपना एक बाहरी न्याय था, आंतरिक न्याय था, और राज का एक न्याय एक बाहरी न्याय था। तो न्याय को उन्होंने दो अलग अलग भागों में विभाजित करने का प्रयास किया था, राइट। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने जो क्या अपने मतलब की बहुमत दिया था, तो लोकतंत्र व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की, ठीक। तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की, तो आलोचना में उन्होंने ये कहा कि ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ठीक, लोकतांत्रिक व्यवस्था है एक भीड़तंत्र है। और जब भीड़तंत्र है, तो भीड़तंत्र निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार से युक्त रहेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार अगर देखा जाए, तो अगर हर व्यक्ति को अगर आप राजा बनाओगे, जैसे कि कोई भी मोची है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सद्गुणी नहीं है, ठीक, जो सद्गुणी नहीं है, जिनसे कोई नियुक्त होकर के नहीं गया है। अगर वो नियुक्त होकर के नहीं गया है, तो निश्चित तौर पर वो दर्शन की कोई परिभाषा ही नहीं जानता है, ठीक, वो कोई न्याय की चीज ही नहीं जानता है। तो ये ऐसा ऐसा राज्य तो भ्रष्ट से युक्त रहेगा, और सामाजिक में क्या रहेगी, अस्थिरता रहेगी। तो निश्चित तौर पर देखेंगे तो राज्य न्याय प्रिय नहीं होगा। तो सबसे बल जो इनका था न्याय पे ही रहा है। क्योंकि कोई भी चीज है, अगर उसके प्रति अगर सजग रहोगे, तो निश्चित तौर पर वो न्याय मिलेगा। तो उनके प्रति उनका एक व्यवस्था थी, एक इनके फैक्ट थे, वो उन्होंने यही दिया कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे भीड़तांत्रिक व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति को अगर आप राजा बनाओगे, तो वो व्यक्ति सद्गुणी नहीं हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सद्गुणी हो, आप उसे राजा बनाते हो तो निश्चित तौर पर वो कोई न्याय नहीं कर पाएगा। वो अपनी ही निजी हित के लिए वो ज्यादा से ज्यादा मतलब की संपत्ति को अर्जित करेगा। तो इससे निश्चित तौर पर जो सामाजिक असमानता बढ़ती जाएगी, और एक राज्य जो है वो एक भ्रष्टाचार से युक्त हो जाएगा। तो इसमें राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता जैसी भावनाएं पनपेंगी, और देश का क्या होगा, विकसित यानी देश का आएगा भ्रष्टाचार से युक्त, मतलब एक समाप्ति की ओर कगार में चला जाएगा। तो ये बातें इन्होंने कही हैं, ठीक। तो अब इन्होंने इनके लिए क्या ऐसी बातें कही हैं कि कोई भी अगर राज्य है, ठीक है, अगर राज्य है, तो वो राज्य सद्गुणी कैसा होगा। मान लो कोई राज्य अगर है, ठीक है, अगर वो राज्य मतलब अपने नेचुरली रूप से किस प्रकार सा अगर मतलब अच्छा प्रिय होगा, न्याय प्रिय कैसे होगा। तो इनके लिए इन्होंने अपनी एक दार्शनिक रिपब्लिक एक पुस्तक दी है, रिपब्लिक जो बुक थी, इनके अंतर्गत जो इन्होंने पूरी एक दार्शनिक राजा की जो बात कही है, ठीक है, वो दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, ठीक, उसके लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, कौन कौन से एक पूरे नियम अपनाने चाहिए। तो उनके लिए इन्होंने पूरी एक शिक्षा दी है, ठीक है। जो शिक्षा थी, तो शिक्षा के तहत ही पूरी इन्होंने एक सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में इन्होंने पूरी इन्होंने 10 दार्शनिक राजा की एक हिस्टोरी तरह मतलब बताने का प्रयास किया है। तो यही कारण है कि अगर कोई भी राजा है, ठीक है, अगर वो राजा बनता है, तो ये राजा एक दार्शनिक होना चाहिए। तो दार्शनिक राजा के होने के लिए उन्होंने पूरी शिक्षा का विस्तार किया है। तो हम पहले ये समझते हैं कि इनकी जो शिक्षा थी वो किस प्रकार की थी, और इन्होंने दार्शनिक राजा को किस प्रकार से बनाने का प्रयास किया। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो दार्शनिक है, ठीक, अगर कोई भी राज्य है, ठीक, कोई भी राज्य है, वो एक भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक व्यक्ति ऐसा नियुक्त होना चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा नियुक्त होना चाहिए जो विवेकपूर्ण हो। विवेकपूर्ण यानी कि अगर उसके अंतर्गत विवेक है, यानी अगर विवेक है, तो वो निश्चित तौर पर एक दार्शनिक है। और दार्शनिक होने के लिए, विवेक होने के लिए, उसके लिए शिक्षा होना आवश्यक है। अगर शिक्षा नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो विवेकपूर्ण युक्त होने के लिए शिक्षा अनिवार्य इन्होंने दिया, अपरिहार्य रखा। तो शिक्षा को इन्होंने एक ज्ञान रूप में, शिक्षा को एक आदर्श रूप में व्यक्त करते हुए एक प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए इन्होंने पूरी शिक्षा एक प्रणाली स्थापित की।
तो इन्होंने शिक्षा प्रणाली स्थापित की, वो एक थी इनकी अकादमी। जो अकादमी जो शब्द आता है, अकेडमी जिसे लिखते हैं, वो सबसे पहले जो देन थी प्लेटो की देन थी, और वो वर्तमान में जो अकादमी चलती हैं वो सब यहीं की देन थी। अकादमी शब्द जो है समझते हो। तो बात यही आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर पहली बात तो ये है कि वहां की जो शासन व्यवस्था है, ठीक, शासन व्यवस्था है, तो शासन व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक राजा होना चाहिए, ठीक, दार्शनिक राजा होना चाहिए। सभी लोगों में मतलब कि एक मत वाला मतलब कोई कार नहीं होना चाहिए, ठीक। लोकतंत्र व्यवस्था को तो उन्होंने खंडन ही किया है, क्योंकि इसे भीड़तंत्र ही बताया। तो लोग दार्शनिक राजा होना चाहिए, और दार्शनिक राजा होने के लिए इन्हें एक शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। और यही जो शिक्षा है वो निश्चित तौर पर अगर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है शिक्षा के माध्यम से, तो वो क्या बन सकता है, एक दार्शनिक राजा बन सकता है। तो इन्होंने जो राज्य की बात कही है, जो राज्य की बात कही है, वो राज्य के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अगर दार्शनिक मतलब राजा बनना है तो वो दर्शन से युक्त होना चाहिए। और दर्शन के अंतर्गत इन्होंने जो बात कही है वो इन्होंने ली है विवेक से, ठीक। और विवेक, अगर कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण होगा तो उसके लिए शिक्षा उसे अनिवार्य है। अगर वो शिक्षा से युक्त है तभी वो विवेक से युक्त होगा और निश्चित तौर पर दार्शनिक राजा बन सकता है। तो ये बात इन्होंने कही थी। तो अब बात हम ये करते हैं कि सबसे पहले दार्शनिक राजा को किस प्रकार से नियुक्त करना है। तो दार्शनिक राजा के लिए उन्होंने पूरी शिक्षा प्रणाली स्थापित की थी, ठीक। पूरी दार्शनिक राजा के अंतर्गत उन्होंने पूरी शिक्षा प्रणाली स्थापित की, जिसमें से 10 से 20, ठीक, 20 से 30 और 30 से 35 करके इन्होंने जो शिक्षा दी। तो ये जो शिक्षा थी इनकी पूरी एक किसी भी एक क्रम था उनका शिक्षा का, जिससे व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता था। तो इसमें शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने अलग अलग पार्ट में शिक्षा को विभाजित किया और निश्चित तौर पर इसमें व्यक्ति को नियुक्त किया। और जो व्यक्ति शिक्षा से मतलब एक नियुक्त होगा, विवेकपूर्ण युक्त होगा, उसे फिलॉसफी की शिक्षा दी। क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा दी गई थी वो धार्मिक शिक्षा थी, ना कि आधुनिक। धार्मिक शिक्षा ऐसी शिक्षा थी यानी कि उसे फिलॉसफी यानी कि ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, सद्गुण की शिक्षा दी जाएगी, ज्ञान सद्गुण, राइट, फिलॉसफी यानी कि दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। और जो निश्चित तौर पर अगर उसे दर्शन की शिक्षा दी जाती है तो ये श्योर है कि वो एक दार्शनिक राजा बन जाएगा। और दार्शनिक राजा अगर बनेगा तो जो न्याय है वो ऑटोमेटिक न्याय होगा, क्योंकि दार्शनिक राजा कभी नहीं चाहेगा कि हमारे राज्य में अन्याय हो, हमारे राज्य की जो जनता है उसमें किसी प्रकार की अस्थिरता फैले या लोगों के प्रति कटाव, द्वेष, ऐसी भावनाएं रहें। तो वो एक न्याय जो करेगा वो एक न्यायपूर्ण करेगा और वो न्याय जो होगा उचित होगा। तो ये जो दार्शनिक राजा है इसको बनने के लिए इन्होंने शिक्षा दी थी, वो शिक्षा प्रणाली स्थापित की हुई कई भागों की, और शिक्षा जो थी वो धर्म से युक्त थी। इन्होंने आधुनिक शिक्षा की बात नहीं कही है कि कोई साइंटिस्ट वगैरह की पढ़ाई की बात की हो, ऐसा कुछ नहीं था। इनकी केवल शिक्षा थी वो धर्म से युक्त थी, यानी कि धार्मिक शिक्षा में उन्होंने ज्ञान, दर्शन जैसी पौराणिक बातें जैसी, यानी कि कुछ बातें जैसे पारलौकिक बातें जैसी, इन्होंने एक पूरा इसका एक सिद्धांत दिया है। प्रत्यय हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये इन्होंने पूरी एक शिक्षा स्थापित करते हुए इनको दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया है। तो दार्शनिक राजा एक्चुअली में अगर देखा जाए तो नियुक्त अवश्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त को जो होगा वो एक प्रकार से इनकी जो सिद्धांत था, आप थोड़ा समझते हैं। इनका जो सिद्धांत रहा है ये शिक्षा का और ये दर्शन राजा का, ये प्राकृतिक रखा है। इन्होंने मानवीय क्रियाकलापों से नहीं रखा है, इन्होंने प्राकृतिक रखा है। देखो, यानी कि अगर शिक्षा जो है, ठीक, अगर शिक्षा से अगर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, शिक्षा से जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा वो निश्चित तौर पर सद्गुणी व्यक्ति होगा। और सद्गुणी व्यक्ति के अंदर विवेक होता है, ये श्योर है, विवेक होता है। तो 100% है वो शासन व्यवस्था का जो संचालन करेगा वो ठीक ढंग से करेगा और समाज की भलाई करेगा, ठीक, समाज की क्या करेगा, भलाई करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये शिक्षा है और व्यक्ति सद्गुणी ये बनेगा, विवेक बनेगा, एक दार्शनिक बनेगा। तो जो दार्शनिक राजा है वो एक्चुअली में प्राकृतिक है, यानी कि जो पूरी शिक्षा प्रणाली है दार्शनिक है। जितने भी इन्होंने सिद्धांत दिए प्रकृति से युक्त दिए। न्याय है तो वो भी प्रकृति की देन है, राइट, शिक्षा है प्रकृति की देन है, ठीक,
सब कुछ प्रकृति से जुड़ा, मानव की कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन मानव को केवल फॉलो करना पड़ेगा, जो उन्होंने नियम बनाए हैं बस उन्होंने फॉलो करने पड़ेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि जिस दार्शनिक राजा है तो एक राजा होगा, तो उसके अंदर कुछ अक्षमता ईमानदारी है वो सब कुछ होनी चाहिए, ठीक। तो किसी चीज को अगर आप रेगुलेट करोगे, संचालित करोगे, तो उसके लिए कुछ तो आपके पास ऐसी उपलब्धि होनी चाहिए कि ताकि आप समझ सको कि ये निश्चित तौर पर इस युग है, ठीक, एलिजिबल है कि नहीं है, राइट। क्योंकि आप देखे जो कौटिल्य ने भी अगर दिया है तो सिद्धांत दिया सप्तांग मंडल, वो पूरा राजा राजा के ऊपर दिया है, क्योंकि राजा जो होगा वो भी विवेकपूर्ण युक्त होगा, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। उसके भी सप्तांग आंग दाई आंख नाक कान मुंह करके उन्होंने पूरा बताया है, ठीक है। तो ये चीजें जो एक प्रणाली दी है, तो निश्चित तौर पे राजा के अंतर्गत क्या गुण होने चाहिए, उनको लेकर के इनके बीच में एक बहुत ही ज्यादा दार्शनिक योग, एक धार्मिक शिक्षा की इन्होंने प्रणाली स्थापित की थी। थोड़ा समझते हैं, देखिए। तो दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए? दार्शनिक जो राजा होगा वो एक्चुअली में विवेकपूर्ण होगा, और विवेकपूर्ण राजा जो है वो 100% है क्या करेगा, न्याय करेगा, क्योंकि इसके हाथ में क्या है, बागडोर है। लेकिन हाँ, ये किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये विशेष याद रखें, सबका कार्य अपना अलग अलग है, अभी थोड़ा हम बात करते हैं उस पर। जैसे दार्शनिक राजा है, ठीक है, तो इसके लिए शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा को अनिवार्य रखा। तो शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए? शिक्षा को इन्होंने जो 10 से जैसे 20, ठीक, 20 से जैसे इन्होंने 30 दी है, 30 से इन्होंने 35 दी है, तो इस प्रकार। तो 10 से 20 इन्होंने जो शिक्षा दी है, सबसे पहले जो शिक्षा दी है, राइट, वो इन्होंने संगीत की शिक्षा दी है, ठीक, ज्ञान की शिक्षा दी है, ठीक, संगीत ज्ञान की जो शिक्षा दी है, राइट। इसमें अगर भाग लेने वाली देखा जाए तो इसमें सभी वर्गों को भाग देने की, मतलब सभी लोग इसमें भाग लेंगे, यानी कि पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी को उन्होंने समानता के बिंदुओं पर रखा, और समान लोगों को अवसर दिया कि हर व्यक्ति शिक्षा योग्य है, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति राजा बन जाए, लेकिन अपने से प्रयास करे, अगर वो निरंतर अध्ययन करे, और जो मानदंड दिए गए हैं, जो राज्य द्वारा मानदंड दिए गए हैं, अगर उनको फॉलो करता है, तो 100% वो व्यक्ति राजा बन सकता है, उस युग बन सकता है जिस युग प्रगति को और इस समाज को या इस राज्य को उसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो संगीत क्या होना चाहिए, उनको संगीत का ज्ञान देना चाहिए, ठीक, संगीत मतलब म्यूजिक सुनाना चाहिए उनको, म्यूजिक वैसा नहीं कि फिल्मी दुनिया वाला हो, ये ऐसा म्यूजिक होना चाहिए गुनगुनाना अच्छा, ईश्वर से युक्त, मतलब कि मतलब उससे जुड़ी हुई, मतलब संगीतज्ञ होने चाहिए, ठीक है, जिसमें सामवेद आता है पूरा, ठीक है। तो इनसे जुड़ा हुआ क्या संगीत होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, इनसे धर्म से शिक्षा देनी चाहिए, और इनमें जो बंदे पास होंगे, इसमें जो बंदे पास होंगे उनको आगे की शिक्षा दी जाएगी, उनको आगे की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन बात सुनना मेरी, उनको आगे की शिक्षा देने की तो बात बोली है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे जो फेल होंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना सभी पास हो जाएं, कुछ पास होंगे तो फेल भी होंगे, तो ये जो फेल होंगे इन्हें जो कार्य सौंपा जाएगा वो उत्पादक वर्ग का सौंपा जाएगा। उत्पादक वर्ग जैसे कि व्यवसाय, यानी कि जो उत्पादक वर्ग है, ये एक्चुअली में कौन सा वर्ग है, ये उत्पादक है, जैसे कि कृषि से संबंधित है, ठीक, कृषि से संबंधित है। और आप देखोगे कि जो कृषि है उस समय प्रचलित थी, और कृषि से संबंधित है, उत्पादक है, जैसे कि कोई भी उत्पादन करता है निश्चित तौर पर वो उत्पादक वर्ग की श्रेणी में आएगा। तो इसके लिए शिक्षा हर व्यक्ति को देने की गई, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन जो इसमें से पास होंगे उनको कौन सी शिक्षा दी जाएगी, उनको शिक्षा देखा जाए तो आंगिक शिक्षा दी जाएगी 20 से 30 वर्ष की, राइट। लेकिन इससे पहले जो फेल होंगे उनको उत्पादक वर्ग की शिक्षा दी जाएगी। अब बात ये करते हैं कि जो ये वाली शिक्षा है 20 से 30 वर्ग की शिक्षा है, इनकी जो नैतिक नियम है उनकी शिक्षा दी जाएगी, राइट। इसी में आप ले लो जैसे कि पौराणिक कथाएं हैं, या आप ज्ञान सद्गुण, इनकी शिक्षा दी जाएगी, राइट। इनसे जो व्यक्ति पास होगा, राइट, इनसे जो व्यक्ति पास होगा वो 100% जैसे उनको और भी जैसे ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, इसमें आप और ले सकते हो जैसे कि संरक्षक वर्ग की शिक्षा दी जाएगी, या पाठ पढ़ाया जाएगा, ऐसा कि हर व्यक्ति एक
कैसे साहसी होना चाहिए, कैसे आप प्रकार से उसे अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हर चीज को लेकर लगाव कैसा मतलब अच्छी चीजों में लगाव होना चाहिए, गलत चीजों से दूरी बनाना चाहिए। तो इन चीजों में शिक्षा उनको देने की बात बोली जाती है। तो इससे अगर जो बंदे पास होंगे, जो बंदे इसमें पास होंगे, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, कोई भी पास हो, उनको क्या दिया जाएगा, पास होंगे वो आगे 20-30 से 35 साल में जाएंगे, इसमें पूरी फिलॉसफी की शिक्षा दी जाएगी, राइट। और जो इसमें फेल होंगे, जो इसमें फेल होंगे 100% इसमें से जो फेल होंगे उनको संरक्षक वर्ग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? संरक्षक वर्ग। तो आप कह सकते हो कि इन्होंने जो अपनी प्रणाली स्थापित की थी उसके अंतर्गत जैसे उत्पादक वर्ग हुआ, संरक्षक वर्ग हुआ, राइट। तो इस प्रकार की इन्होंने अपनी एक पूरी पूरी क्या है प्रणाली स्थापित की। और लास्ट में जैसे कि जो 30 से 35 साल के जो बंदे होंगे, 30 से 35 साल के जो बंदे होंगे, मतलब 30 से 35 साल होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, एक फिलॉसफी पूरी की शिक्षा, फिलॉसफी यानी दर्शन से युक्त शिक्षा दी जाएगी। और जब व्यक्ति इसमें से पास होगा, जो व्यक्ति इसमें से पास होगा वो दार्शनिक बन जाएगा। ये है इनकी पूरी एक शिक्षा प्रणाली, समझ सकते हो। तो शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने जो बात बोली है वो एक्चुअली में यही बात बोली है कि हर व्यक्ति शिक्षा के योग्य होगा, हर व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या नारी हो सभी को समान रखा। और जो इन शिक्षा से गुजरकर मतलब एक अंतिम अंतिम श्रेणी में पहुंचेगा, तो यदि वही व्यक्ति अगर कोई निश्चित तौर पर राजा बनता है या कोई फिलॉसफी से युक्त विवेकपूर्ण युक्त बनता है तो वही दार्शनिक राजा कहलाएगा, ठीक है। तो और ये शिक्षा जो प्रदान करेगा वो राज्य करेगा, यानी कि शिक्षा देने का काम तो राज्य करेगा ना। तो ये जो राज्य है, ये राज्य क्या है, एक प्राकृतिक है, ये मानवीय नहीं है, ये विशेष यादव है, उनकी हर सिद्धांत में प्राकृतिक ही है। तो ये राज्य प्राकृतिक है और प्राकृतिक की वजह से जो शिक्षा है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। और शिक्षा से अगर कोई व्यक्ति राजा बनता है तो निश्चित तौर पर वो न्याय करेगा। तो इन्हों की जो शिक्षा जो प्रणाली थी वो इस प्रकार की थी, आप समझ सकते हो। तो दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, तो उनके लिए इन्होंने जो पूरी शिक्षा दी है, ठीक, इस पे आप समझ सकते हो। अब बात हम करते हैं समाज की थोड़ा। तो अब बात ये आती है कि कोई भी दार्शनिक राजा है, ठीक, कोई भी अगर दार्शनिक राजा है तो दार्शनिक राजा अगर है तो वो जुड़ा तो समाज से ही होगा ना, कहीं बाहर से थोड़ी ना, तो समाज से जुड़ा होगा। तो समाज के इन्होंने 3 अंग बताए, जैसे कि एक दार्शनिक राजा, ठीक, एक दार्शनिक राजा। तो दार्शनिक राजा को जो मैंने शिक्षा के आधार पे बताया कि किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, वो व्यक्ति क्या है, एक दार्शनिक राजा बनेगा। और ये जो राजा होगा ये तो विवेकपूर्ण तो होगा ही, विवेकपूर्ण, ठीक, विवेकपूर्ण है, साहसी तो होगा ही लेकिन विवेकपूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर विवेक का ज्ञान है। तो विवेक का अगर उसे ज्ञान है तो वो न्यायपूर्ण भी होगा, हर चीज में वो न्याय करेगा, राइट। दूसरा इन्होंने दिया है संरक्षक वर्ग। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो शिक्षा से मतलब कि पास होंगे, आपको मैंने प्राथमिक शिक्षा बताई, द्वितीय शिक्षा, तृतीय शिक्षा जो बताई, अलग अलग पार्ट में विभाजित करके 10 से 20, 20 से 30, 30 से 35 करके। तो वो इसी के अंतर्गत तो है, क्योंकि दार्शनिक राजा अगर बनना है उसे तो उसे विवेकपूर्ण होना चाहिए। विवेकपूर्ण होने के लिए शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा अनिवार्य करने के लिए उसे नियुक्त करना पड़ेगा ना। तो नियुक्त करने के लिए उन्होंने कोई कंपटीशन की बात कही है। तो कंपटीशन होगा, उसमें जो व्यक्ति विवेकपूर्ण होगा, दार्शनिक बनेगा, वही राजा बनेगा, जो योग्य होगा। हर व्यक्ति को राजा इन्होंने नहीं बनाने की बात बोली है। तो सामाजिक में एक समानता लाने के लिए और समाज में अच्छे तरीके से रहन सहन अपने व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए उन्होंने दार्शनिक राजा की बात कही है। दूसरा कहिए संरक्षक वर्ग। संरक्षक वर्ग कैसा होगा, ये एक प्रकार का देखा जाए सैनिक वर्ग होगा, राइट। ये जो है वो सैनिक वर्ग होगा जो हर व्यक्ति की सुरक्षा करेगा। क्या करेगा, हर व्यक्ति की सुरक्षा करेगा। वहां पे जो भी व्यक्ति है, ठीक, अगर वो शिक्षा के माध्यम से पास होकर जाता है तो वो निश्चित तौर पर इन यहाँ के रहने वाले जो समाज है, यहाँ की जो व्यवस्था है उसकी क्या करेगा, ये रक्षा करेगा सैनिक वर्ग। तीसरा आता है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग की बात की जाए, ठीक, उत्पादक वर्ग की अगर बात की जाए तो इसमें वो व्यक्ति आएंगे जो प्राथमिक शिक्षा से जो फेल हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा जो हुई थी 10 से 20, उसमें जो फेल हुए हैं उसके अंतर्गत इन्होंने ये रखे हैं उत्पादक वर्ग।
और इनका जो काम होगा उत्पादन का काम होगा, व्यवसाय का कार्य होगा। और ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो संरक्षक वर्ग है, दार्शनिक राजा है, इनके लिए ये उत्पादन का काम करेंगे और इन्हें क्या है, पूरा भोजन निर्माण जैसी जो भी व्यवस्थाएं हैं वहां पे, ठीक है, उनकी एक रहन सहन प्रणाली, खान पान है, सब कुछ क्या निर्धारित करेंगे, ये उत्पादक वर्ग करेगा। तो ये है क्या है, क्लास वर्ग है, ठीक। और ये क्या है, क्लास वर्ग है। तो ये क्लास वर्ग की बात उन्होंने रिपब्लिक में कही है, ठीक है। तो क्लास वर्ग होगा और ये जो क्लास वर्ग है सभी का अपना अपना कार्य रहेगा, सभी का अपना अपना कार्य रहेगा। यानी कि अगर दार्शनिक राजा जो है तो उसका जो काम है, उसका जो काम है वो क्या है, वहां की व्यवस्थाओं को देखना, वहां की व्यवस्थाओं को किस प्रकार से कार्य करना। अगर कोई अनैतिक कार्य हो रहा है तो उसको नैतिक, उस अनैतिक कार्य हो रहा हो तो उस पर प्रतिबंध लगाना या रोकना, राइट, क्योंकि वो विवेकपूर्ण है तो विवेक के युक्त काम करेगा। लेकिन बात से याद रखना, जो संरक्षक वर्ग है और ये दो वर्ग है, ठीक, इनके लिए अलग से प्रणाली भी स्थापित की है उन्होंने, अभी हम बात करते हैं उन पे। तो अब संरक्षक वर्ग का कार्य अपना अलग होगा, दार्शनिक राजा का अपना होगा और उत्पादक वर्ग का कार्य अपना होगा। क्योंकि दार्शनिक राजा जो है वो एक्चुअली में एक न्यायपूर्ण होना चाहिए और न्यायपूर्ण होने की वजह से वो हर कार्य को देखेगा, संचालित करेगा, ठीक। अब ऐसा अगर वो कोई जैसे संरक्षक वर्ग है, ठीक है, ये शासी वर्ग है, अगर ये कोई अनैतिक कार्य करता है, अनैतिक कार्य करता है तो राजा उसे दंड देगा, ये 100% है, दंड देगा। लेकिन उसका जो कार्य है न्यायपूर्ण कार्य है, विवेकपूर्ण कार्य है, तो उस हिसाब से काम करेगा कि नहीं। लेकिन अगर संरक्षक वर्ग में से ही कोई व्यक्ति गलत कर रहा है या उत्पादक वर्ग में से कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे दंड देने का काम क्या है, राजा का है, ठीक। उसमें किसी जनता नीचे का, जनार्दन का, किसी का कार्य नहीं है कि उसमें राजा मतलब राजा विदाउट कोई भी उसे दंड दे या कोई भी द्वंद्वता जैसी स्थितियां को अपनाए, ठीक, राइट। तो इसके लिए राजा को, तभी तो राजा नियुक्त किया गया, ये निश्चित तौर पर न्यायप्रिय होगा और ये जो राजा होगा एक विवेकपूर्ण होगा। तो संरक्षक वर्ग जो है, तो इस प्रकार से इनके कार्य आप समझ सकते हो। संरक्षक वर्ग जो है इसकी अगर बात की जाए तो संरक्षक वर्ग सैनिक का कार्य मैंने आपको जैसा कि बताया है, तो ये केवल सैनिक का कार्य करेंगे। सैनिक मतलब सुरक्षा, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो समाज है उसकी ये सुरक्षा करेंगे। ओके, अब बात समझो, जैसे उत्पादन है तो उत्पादन का भी अपना एक कार्य है, तो तीनों के अपने अपने कार्य हैं, यही तीनों के अपने अपने कार्य हैं और यही तीनों जैसे ही अपने अपने कार्य हैं तो ये क्या है, बाहरी न्याय है। कैसा न्याय है, बाहरी न्याय है और ये सामाजिक न्याय आप बोल सकते हो, ठीक। ये आप इसे बोल सकते हो राज्य का न्याय, क्योंकि ये जो तीनों अंग हैं, ये जो तीनों अंग हैं वो किसके अंग हैं, एक राज्य के हैं। तो राज्य कैसा है, आंगिक है, आंगिक है और दार्शनिक युक्त है। तो जब दार्शनिक युक्त राजा है तो अवश्य ही राज्य वो एक दार्शनिक है, तो राजा एक दर्शन युक्त एक राज्य भी वो कहलाया जाएगा, क्योंकि वहां पे व्यवस्था जो है अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है। दार्शनिक राजा का अपना काम होगा, संरक्षक वर्ग का काम अपना होगा, उत्पादक वर्ग का काम अपना होगा, ठीक है। तो ये जो तीनों अपने अपने आधार पे काम करेंगे, यही क्या है, बाहरी न्याय है। आप समझ सकते हो, ये बाहरी न्याय यानी सामाजिक न्याय है, एक राज्य का अपना एक न्याय है। ओके, क्लियर। अब देखो, जैसे मान लो ये राज्य है, ठीक, ये राज्य है, तो राज्य के मैंने अंग बताए 1 2 3, ये कैसा है, राज्य है। तो ये राज्य है, तो राज्य एक प्रकार का क्या है, ये व्यक्ति है, ये कौन, ये सॉरी, ये क्या है, ये दार्शनिक राजा है, ठीक। ये है आपका संरक्षक वर्ग, ये आपका उत्पादक वर्ग। ओके, ये उत्पादक वर्ग, संरक्षक वर्ग और राजा है। अब बात इनकी थोड़ा फिलॉसफी और समझ लो। इन्होंने बात तो अलग अलग इनकी की है, तीनों की अलग अलग है, अपने अपने कार्य के प्रति संलग्न रहेंगे, अपने अपने कार्य रहेंगे, दूसरे में एक दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तीनों का अपना अपना काम इन्होंने दिया, यही क्या है, बाहरी न्याय है। अब बात यहाँ पे आती है, क्या ये हर राजा जो हो सकता है, क्या ये संपत्ति से भी तो लिप्त हो सकता है, धन से भी तो लिप्त हो सकता है। इनके बारे में प्लेटो ने क्या दिए, प्लेटो ने क्या बताया इनके बारे में, आप थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे राजा है,
ठीक है। अगर ये राजा है तो राजा एक दार्शनिक होगा। तो अगर ये दार्शनिक है तो इसे अपनी संपत्ति यानी कि धन और कोई पत्नी नहीं होगी। यानी कि इन्होंने ये बात बोली कि इन्होंने एक साम्यवाद की बात कही है। साम्यवाद थोड़ा समझ लियो यहाँ पे, थोड़ा साम्यवाद अगर समझते हो तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कोई भी राजा है, अगर उसे दार्शनिक बनना है, उसे दार्शनिक बनना है और समाज की भलाई करनी है, तो समाज में अगर किसी प्रकार की कुरीतियां फैल रही हैं या कोई प्रकार की स्थितियां बन रही, समस्याएं बनी, उनका समाधान इनका ही करना है। तो इसे तो कैसा बनना चाहिए? मोह से मुक्त होना चाहिए, संपत्ति से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अगर ये संपत्ति से युक्त रहेगा तो ये जो निचले वर्ग हैं या नीचे के जो लोग हैं, ठीक, उनकी ये न्याय नहीं कर पाएगा, 100% नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संपत्ति से युक्त रहेगा तो लोग इन्हें संपत्ति देंगे, तो राजा संपत्ति रखेगा और वैसा ही न्याय करेगा, तो समाज में फिर न्याय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दार्शनिक जो राजा रहेगा, ये जो संपत्ति है, ये जो संपत्ति है, इसका क्या करेगा? वो साम्यवाद, साम्यवाद यानी कि संपत्ति जो है वो एक सामूहिक होगी। ठीक, संपत्ति जो है वो सामूहिक होगी। पत्नी जो है, इनकी कोई पत्नी नहीं होगी, पत्नी भी सामूहिक है। मतलब कि हर चीज को इन्होंने सामूहिक रखा, चाहे वो पत्नी हो चाहे संपत्ति हो। तो आप समझ सकते हो कि अगर दार्शनिक राजा है, अगर दार्शनिक राजा है तो उसकी अगर कोई संपत्ति नहीं होगी और सामूहिक मतलब पत्नी नहीं होगी, इनका क्या? साम्यवाद। साम्यवाद का अर्थ यहीं पे है कि ये सब सामूहिक रूप से होगा, सभी का मतलब अपना कोई किसी का नहीं है, मतलब या तो सभी अपना एक परिवार के रूप में है। तो जो तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि दार्शनिक राजा है, उसके कुछ ही मानदंड उन्होंने दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति से युक्त होगा तो निश्चित तौर पर वो गुफा से बाहर नहीं जा पाएगा। आप थोड़ा यहाँ गुफा को थोड़ा समझना, एक बार से इधर थोड़ा समझ लो कॉन्सेप्ट में। देखो, उन्होंने जो ज्ञान की बात कही थी, उन्होंने ज्ञान की बात प्रत्यय से जोड़ी है। प्रत्यय हम गुफा को ले लेते हैं। मान लो कोई एक गुफा है जो पारलौकिक है, या ऐसी गुफा है जो केवल एक कल्पना कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। ठीक, तो विचार युग गुफा है। तो इस गुफा के अंदर जो व्यक्ति है, इस गुफा के अंदर जो व्यक्ति है, वो एक मोहित में फंसा व्यक्ति है। राइट, उसे वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसे वास्तविक या दुनिया का इसका ज्ञान नहीं है, वो सद्गुणी व्यक्ति भी नहीं है। ठीक, वो सद्गुणी व्यक्ति भी नहीं है। ठीक, सद्गुणी व्यक्ति भी नहीं है। दूसरी बात, जो वो प्रत्यय है, इस प्रत्यय को अगर प्राप्त करना है, इस प्रत्यय को प्राप्त करना है तो निश्चित तौर पर शिक्षा प्राप्त करनी होगी ना। प्रत्यय को उन्होंने शिक्षा, प्रत्यय एक प्रकार का देखा जाए तो ऐसी कल्पना एक रखी है उन्होंने, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में ये तालाब है। ठीक, ये तालाब है, अगर यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य का एक अपना गुण क्या है? प्रकाश देना है ना, प्रकाश देना है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है तो सूर्य का एक गुण है प्रकाश देना। ठीक, तो ये क्या करता है? यहाँ पे जैसे प्रकाश आता है तो ये प्रकाश सूर्य की जगह ये प्रकाश दिखता है। सूर्य कहाँ दिखता है? तालाब में दिखता है। आपने देखा हो जब ऊपर सूर्य निकलता है तालाब में देखना, तालाब में सूर्य दिखेगा। लेकिन जब उसे पकड़ते हैं, जब उसे पकड़ते हैं सूर्य को यहाँ तालाब में, तो उसे पकड़ नहीं पाते। तो इनका कहना यही है कि प्रत्यय एक ऐसा शब्द है, ऐसा आंतरिक भाग है या ऐसा चिंतन है जिसे पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन ये ज्ञान है, सद्गुण है। ये जितने भी यहाँ पे जो धर्मयुक्त जो शब्दावली है यानी नैतिक नियम है, ये यहीं से तो उत्पन्न हुए हैं, ये प्रत्यय से ही तो निकले हैं। बात समझ रहे हो? मतलब इतनी डीपली इन्होंने बात बोली। तो जो ज्ञान है ये वास्तविक रूप से हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस प्रत्यय को नहीं कर सकता है। और ये प्रत्यय क्या है इसको इन्होंने परिभाषित नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये प्रत्यय से निकलते हैं, ये इन्होंने बात बोली है। तो यही कारण है कि इस गुफा में जो व्यक्ति है उसे इस प्रत्यय या ज्ञान की कोई भी अभिलाषा नहीं, कोई भी इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि इससे वो अयोग्य है, यानी कि इसमें उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तो गुफा से जो बाहर व्यक्ति है वो क्या है? राजा। जैसे कि जो राजा है, ठीक, जो राजा है वो राजा क्या है? गुफा से बाहर है। ठीक, और जिन्होंने शिक्षा नहीं ली वो गुफा के अंदर है।
गुफा का अंदर वाला व्यक्ति एक शिक्षक व्यक्ति नहीं हो सकता, विवेक युक्त व्यक्ति नहीं हो सकता, जो गुफा के अंदर है। और गुफा के अंदर व्यक्ति कौन हो सकते हैं? जिन्होंने शिक्षा नहीं, तभी तो उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य रखा है कि हर व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए। तो शिक्षा के माध्यम से ही हर व्यक्ति क्या है, गुफा से बाहर आएगा, उन्हें दर्शन की शिक्षा दी जाएगी, उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, इससे व्यक्ति दार्शनिक बनेगा और दार्शनिक व्यक्ति विवेकपूर्ण होगा, 100% वो गुफा से बाहर आएगा। तो गुफा का एक प्रत्यय से जोड़ा उन्होंने, ऐसे शब्द से जोड़ा। अगर कोई व्यक्ति जैसे मोहित में फंसा है, ठीक, तो उसे वास्तविक ज्ञान है ही नहीं, तभी तो मोहित में फंसा है, राइट। और दूसरी है किसी संपत्ति से मतलब संलिप्त है, उसे संपत्ति के प्रति प्रेम है, राइट, तो उसे भी वास्तविक ज्ञान नहीं, क्योंकि संपत्ति कोई धरी नहीं रहती है। संपत्ति का मतलब कि एक सामूहिक होनी चाहिए, संपत्ति हर व्यक्ति की अपनी नहीं होनी चाहिए, वो एक सामूहिक होनी चाहिए। इसीलिए तो अगर ये व्यक्ति हर और राजा के अंतर्गत ये स्वयं में अवधारणा बन जाएगी, क्योंकि राजा अगर इन चीजों से गुफा से बाहर निकलेगा तो उसे क्या किसकी मतलब की प्राप्ति होगी? उसे हो जाएगी एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे किसकी सद्गुण की प्राप्ति होगी। और जब वो सद्गुणी व्यक्ति हो जाएगा, ज्ञान से हो जाएगा, तो वो नैतिक व्यक्ति हो जाएगा। और नैतिक व्यक्ति जो होगा तो वो संपत्ति को रखेगा ही नहीं, वो उसे ज्ञान हो जाएगा ना। तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, तो ये प्रकृति से उन्होंने जोड़ा कि संपत्ति है वो एक्चुअली में वो राजा खुद ही त्याग देगा, अगर वो दार्शनिक होता है, ठीक। तो बात यहाँ पे थोड़ी आलोचना ये भी आती है, तो आलोचना यहाँ पे ये आती है कि काफी जो विद्वान है उन्होंने आलोचना ये भी की, अगर दार्शनिक ये राजा अगर अन्यायपूर्ण हो जाए, अन्यायपूर्ण हो जाए तो इसके लिए कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है, इसके लिए क्या सजा है बताओ। लेकिन यहाँ पर मतलब प्लेटो ने ये कही है कि वो अन्यायपूर्ण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो एक संपत्ति का त्याग करेगा, पत्नी का त्याग करेगा, कोई पत्नी नहीं, उनकी संपत्ति नहीं है, पत्नी एक सामूहिक रहेगी, मतलब सभी का मतलब किसी का पत्नी नहीं रहेगी, एक परिवार के रूप में रहेंगे सभी, और सभी का अपना अपना है, राइट। अगर वो दार्शनिक है, सद्गुणी है, ज्ञानी है, तो वो संपत्ति रखेगा ही नहीं ना, ओके। तो वो किस प्रकार का अन्याय कर सकता है? नहीं कर सकता अन्याय। लेकिन ये बात पहले की बात अलग है, लेकिन अब ये वर्तमान में ये इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हो सकता है, अब तो दार्शनिक लोग भी अन्याय करते हैं। तो यही बात इनकी आलोचना होती है कि इन्होंने राजा को क्या बताया? पूर्ण रूप से न्याय प्रिय बताया। तो न्याय प्रिय इसलिए बताया क्योंकि वो एक संपत्ति युक्त नहीं है, एक संपत्ति का बहिष्कार करेगा, पत्नी का बहिष्कार करेगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से ये न्याय करेगा। ऐसे अपने से जब कुछ मतलब नहीं है तो 100% न्याय करेगा, तो है। तो इस वजह से इन्होंने दार्शनिक राजा की बात ये बोली है। तो इन्हों की एक साम्यवाद है, तो साम्यवाद के अंतर्गत इन्होंने दो लोगों को रखा, जैसे एक रखा संरक्षक वर्ग। पहला तो मैंने आपको दार्शनिक के बारे में बताया कि दार्शनिक राजा को रखा है, ओके। दूसरा रखा है इन्होंने संरक्षक वर्ग को। संरक्षक वर्ग की बात मैंने आपको बताई थी कि जो व्यक्ति शिक्षा से जाएंगे और मतलब 20 से 30 वाले, तो उसमें जो फेल होंगे उन्हें संरक्षक वर्ग का दर्जा दिया जाएगा। इनकी एक ही काम क्या है? सुरक्षा करना है। तो अगर ये सुरक्षा करेंगे तो इनका पत्नी है, इनकी संपत्ति है, उसका क्या हुआ? सामवाद, क्योंकि वो संपत्ति या पत्नी है, अगर ये भी अपने पास रखेंगे तो 100% वो न्याय नहीं होगा। अपनी अपनी सब अपने निजी संपत्ति और निजी पत्नी रखेंगे तो इस प्रकार से न्याय नहीं हो पाएगा। तो ये सभी सामूहिक होंगे, क्या होंगे? सामूहिक होंगे, ठीक। तो बात इन्होंने यही बोली है कि ये सभी क्या होंगे? सामूहिक होंगे। तो इसके लिए देखा जाए तो एक जो राज रहेगा वो एक परिवार रहेगा, यानी कि राज एक बृहत परिवार है। ये फिलॉसफी आती है इनकी, राज एक कैसा है? एक बृहत परिवार है। तो बृहत परिवार क्यों है? वो बृहत परिवार इसलिए है कि परिवार किसी का अपना निजी नहीं होगा, वो एक राज ही पूरा परिवार है, राज ही पूरा परिवार है, ओके। और उस परिवार के अंतर्गत किसी की कोई बीवी नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, सभी का अपना मतलब कोई किसी का हो सकता है, कोई किसी का हो सकता है, लेकिन जो काम है वो अपने अपने रहेंगे, अपने अपने न्याय से काम करेंगे, ये उन्होंने बात की है। तो यही कारण की वजह से इनको मतलब क्या बोला गया है? राज एक बृहत परिवार है। तो परिवार जो समाज है ना, समाज कैसा है? परिवार है, और ये परिवार जो रहेगा ना वो कैसा रहेगा?
एक राज्य ही पूरा परिवार है। और राज्य में परिवार के अंतर्गत कौन आ जाएगा? राज परिवार के अंतर्गत जैसे दार्शनिक राजा आ जाएगा, और ये संरक्षक वर्ग आ जाएगा, उत्पादक वर्ग आ जाएगा, सभी क्या आ जाएंगे? परिवार के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन सबका आकार क्या है? अपना अपना अलग अलग रहेगा। ये इन्होंने बात बोली है। तो आप समझ सकते हो राज्य बृहद परिवार है। तो परिवार बृहद वो क्यों है? राज्य के अंतर्गत ही पूरा परिवार ले लिया उन्होंने, कोई अपनी संपत्ति निजी नहीं, कोई अपनी पति नहीं। लेकिन हाँ, उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग जो है वो अपना साम्यवाद की बात इन्होंने नहीं बोली है, वो साम्यवाद नहीं करेंगे। उत्पादक वर्ग है वो साम्यवाद नहीं करेंगे, यानी कि ये जो इनका ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये उत्पादक वर्ग हैं। अगर ये उत्पादन नहीं करेंगे या अपने पास किसी चीज का उत्पादन नहीं रखेंगे तो ये किस प्रकार से मतलब इनको खिला सकते हैं, कैसे करेंगे? तो इनके लिए उत्पादन का साम्यवाद इन्होंने नहीं किया है। उत्पादन एक प्रकार का देखा जाए तो ये निजी भी रख सकते थे, उत्पादन निजी भी रख सकते थे। लेकिन संरक्षक वर्ग है और दार्शनिक राजा है, इनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, निजी कोई अपनी पत्नी नहीं होगी, ना निजी कोई परिवार होगा, ना कोई बच्चे होंगे। बच्चे तो पैदा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो सामूहिक रहेंगे सभी के। वो बच्चा उसका भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, किसी का हो सकता है, यानी कि बच्चे पैदा करके भूल जाओ। राइट, ये फिलॉसफी इन्होंने दी है। ओके, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा टिपिकल हो सकती हैं, आपको एक दो बार आप इसे जब बार बार रिवाइज करेंगे तो 100% माइंड में बैठ जाएंगे। चलिए, ओके, तो अब हम यही बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अपने रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक राजा की बात बोली, उन्होंने शिक्षा के बारे में जानकारी दी, कैसी शिक्षा होनी चाहिए। एक साम्यवाद की बात बोली है, तो साम्यवाद मैंने आपको बता ही दिया है। तो साम्यवाद थोड़ा अगर और समझना आपको, थोड़ा और समझ लो। अगर साम्यवाद की बात करें तो इसमें बस यही आता है कि संपत्ति राज, देखो इसमें आप लिख सकते हो दार्शनिक राजा प्लस संरक्षक वर्ग, इनकी जो संपत्ति और पत्नी है, इनकी संपत्ति और पत्नी है, पहली बात तो निजी नहीं होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? सामूहिक। यहाँ पे सभी लोगों की अपनी पत्नी होगी, ठीक, सभी की मतलब वो एक पत्नी है, वो इसकी भी हो सकती है, इसकी भी, किसी की, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमारी ही है। राइट, या ना, या कह सकते हो कि हमारे बच्चे हैं, और ना ये कह सकते हो हमारी संपत्ति है। सभी सामूहिक रहेंगे, ये राज्य की रहेगी, ये प्राकृतिक है, प्रकृति की देन, तो ये राज्य की रहेगी। समझ में आया? तो दार्शनिक राजा और संरक्षक वर्ग की ये बात बोली है, और ये पूरा साम्यवाद। दूसरी बात, इन्होंने साम्यवाद की बात और अगर आप लिखना चाहो तो साम्यवाद के अंतर्गत इन्होंने जो दास बोला है, दास अगर रहेगा तो वो एक कर्म आधारित रहेगा, जन्म पे आधारित नहीं रहेगा। राइट, जन्म पे आधारित नहीं रहेगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दास योग है, अगर कोई व्यक्ति दास योग है तो वो दास बनाया जाएगा। अगर उसके कर्म ही ऐसे हैं कि वो दास ही वाले कर्म है उसके, तो वो दास बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके पिताजी अगर दास रहे हैं तो इनके बेटा भी दास ही रहेंगे, इनके पुत्र भी दास रहेंगे, ऐसा नहीं था। यहाँ पे कर्म पे आधार पे इन्होंने दास की बात बोली है। तो ये पूरा एक साम्यवाद के अंतर्गत आप ले सकते हैं। ओके, बस इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप समझ सकते हो। बाहरी न्याय के अंतर्गत देखो मैंने बता ही दिया है किस प्रकार से अपना अपना अगर कोई कार्य करते हैं ये तीनों वर्ग, तो 100% है कि न्याय उचित होगा। ओके, अब बात हम ये करते हैं कि इनके बारे में कुछ और भी जैसे विद्वान रहे हैं उन्होंने भी बात बोली है, तो थोड़ा समझते हैं उनके बारे में भी क्या क्या बात बोली है इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने जो बात कही है, तो अलग अलग तो सबके विचार रहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच अलग अलग रहती है। राइट, तो आप उसकी समझ सकते हो। सॉरी, तो इसमें देखो बारकर रहे हैं, तो बारकर ने भी प्लेटो का जो मतलब एक प्रकार का जो राज बताया है, राज कैसा है, धार्मिक योग्यता है, शिक्षा, मतलब चर्च भी है। ठीक, तो चर्च देखो वहां पे चर्च शब्द इन्होंने पहले बारकर ने बोल दी है, क्योंकि उस समय जो चर्च था भी नहीं, क्योंकि चर्च देखा जाए तो ये आता है ईसा मसीह के समय में, ईसा मसीह में आता है। ओके, लेकिन जो चर्च है उस समय पहले जब इनका जो जन्म हुआ था 428 बीसी में, तो तभी इन्होंने
चर्च की बात बोली है। लगभग में 28 साल के होंगे, फिर तो 400 में तो उन्होंने ये चर्च की बात कही होगी ना। तो चर्च की बात बोली है, तो इन्होंने जो चर्च की बात बोली है ये इस पे सिद्धांत में नहीं आधारित थी। इन्होंने जो चर्च की बात बोली है ये एक्चुअली में वहां की जो राज्य है ना, वहां की राज्य की जो नैतिक व्यवस्था रहेगी वो किस प्रकार से संचालित होगी, उनके नियम कानून क्या रहेंगे। तो उस नियम कानून को अगर वो नैतिक निर्धारित मानदंडों के अनुसार अगर चलेंगे तो वो एक्चुअली में चर्च ही बोला जाएगा उसको। ठीक, राजा एक राज्य पूरा चर्च के रूप में काम करेगा। तो वहां पे ये चर्च बात बोली है, तो यही बात बारकर ने कही है कि प्लेटो का जो राज्य है वो एक चर्च की भांति है। ठीक है, बात ये बोली है। आप समझ सकते हो। शिक्षा के बारे में मैंने बता ही दिया है कि शिक्षा तो एक्चुअली में राज्य ही देगा, और राज्य को शिक्षा देना एक अनिवार्य है, और ये शिक्षा जो होगी सभी लोगों को, सभी वर्गों को दी जाएगी। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत दूसरी बात, जैसे आत्मा के बारे में। क्योंकि ये तो था बाहरी न्याय, ये कैसा था, बाहरी न्याय। क्योंकि बाहरी न्याय का मतलब यहाँ पे क्या आप समझ रहे हो, न्याय का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो सबके अपने अपने काम दिए हैं, उन्होंने सबके अपने अपने काम दिए हैं, और इन्हीं काम के आधार पर जब सभी कार्य करेंगे अपने अपने मतलब उनके जो शासन व्यवस्था विभाजन है, ठीक, शासन व्यवस्था जो विभाजन इन्होंने दिया है वो अपने अपने आधार पर करेंगे, और जब अपने आधार पर करेंगे तो वो निश्चित तौर पर क्या है, वो न्याय है, उनका बाहरी न्याय है। ओके, तो इनके बारे में इन्होंने एक साहबान जैसे रहे, उन्होंने भी इनकी बात बोली है कि जो साहबान ने बात यहाँ पे कही है कि जो राज्य है प्लेटो का, वो एक प्रकार से देखा जाए कि जो शासन व्यवस्था है वो एक विभाजित और विश्लेषित वाली व्यवस्था है, यानी कि शासन का विभाजन और विश्लेषण वाली व्यवस्था है। कैसे, ये देखो, जैसे कि विभाजन का मतलब तो आप समझते ही हो कि शासन में जो भी मूलभूत तत्व हैं तीनों, उनका तो अपना अपना विभाजन है ही, राइट। लेकिन उनकी एक विशेषता ये है कि उन्हें जो वर्ग दिए गए हैं, उन्हें जो वर्ग दिए गए हैं वो वर्ग के अकॉर्डिंग ही, वर्ग जो वर्ग दिया है, कार्य दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे, उसे संचालित करेंगे। तो ये इन्होंने, किसने ये बात बोली है, सेबाइन ने। ओके, तो ये थोड़ा आप समझ सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। इसलिए आप समझ सकते हो प्लेटो ने जो राज्य की बात बोली है तो राज्य की एकता पर ही उन्होंने बात बोली है। क्योंकि इनके पास कोई संपत्ति नहीं होगी, राजा की संपत्ति नहीं होगी, संरक्षक वर्ग की कोई संपत्ति नहीं होगी, तो ये 100% एक परिवार के अंतर्गत ही आ जाएंगे। और जब 100% परिवार के अंतर्गत आएंगे तो ये जो समाज होगा वो न्यायपूर्ण समाज होगा, क्योंकि कोई किसी पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, सभी का अपना अपना काम करे रहेगा। ठीक, तो राज्य में एकता अपने आप रहेगी। ठीक, और स्थिर समाज रहेगा, किसी प्रकार की उद्दंडता या कोई जब हस्तक्षेप नहीं रहेगा तो 100% समाज न्यायप्रिय और न्यायपूर्ण होगा। ये बात उन्होंने बोली है बाहरी न्याय की। अब बात हम ये करते हैं कि बार्कर ने भी इन्होंने बात बोली है। बार्कर ने यही कही है कि राज्य बृहद परिवार है, ये बार्कर का ही कथन था, स्टेटमेंट। तो प्लेटो में जो राज परिवार का विचार जो इन्होंने दिया है, राज्य बृहद परिवार के रूप में दिए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है राज्य बृहद परिवार का, कि समुचय राज्य की भलाई करना। पूरा जो राज्य है तो सब, जब सबका अपना अपना काम होगा, सबका राज्य एक पूरा बृहद परिवार के रूप में रहेगा, तो समुचय राज्य की क्या हो जाएगी, भलाई हो जाएगी। ओके, ये बात बोली है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आंतरिक न्याय की। आंतरिक न्याय में अगर बात कही समझे, देखिए
बाहरी न्याय आपको मैंने समझा दिया, ठीक। अब हम बात करते हैं आंतरिक न्याय। एक्चुअली में मूल बिंदु न्याय पे ही है, पूरा न्याय पे है। और न्याय, अगर न्याय के लिए ही क्या है, जैसे न्याय है, ठीक, तो न्याय के लिए क्या है, दार्शनिक राजा की बात बोली है, ठीक। न्याय के लिए क्या है, संरक्षक वर्ग है, सबका कारण अपना। न्याय के लिए ही क्या है, उत्पादक वर्ग है। सभी न्याय के लिए ही तो है, क्योंकि ये इनके काम काम अलग, अपने अपने अलग रहेंगे, तो 100% क्या बनेगा, न्याय 100% हो जाएगा। ओके, लेकिन ये तीनों एक राजा, राज्य के अंतर्गत ही रहेंगे, राज्य पूरी परिवार के रूप में रहेंगे, इस प्रकार से। ओके, अब हम बात करते हैं आंतरिक न्याय। आंतरिक न्याय का एक व्यक्तिगत न्याय है, और व्यक्ति इंडिविजुअल जो न्याय है, जस्टिस है, उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो विवेक को रखा है इन्होंने, साहस और वासना। ओके, साहस और वासना, देखो इनको थोड़ा समझ लेते हैं। व्यक्तिगत न्याय में ये है कि अगर व्यक्ति विवेक से है, ठीक, अगर ये व्यक्ति विवेक युक्त है, तो ये 100% कैसा बनेगा, दार्शनिक बनेगा। ये व्यक्तिगत न्याय भी है। ये तो एक बाहरी न्याय था, जो दार्शनिक, संरक्षक, उत्पादक वर्ग को मतलब अपने अपने अनुसार कार्य करेंगे। अब हर व्यक्ति का अपना आंतरिक भी तो न्याय है। वो आंतरिक न्याय क्या है, आत्मा का न्याय है। आत्मा का न्याय, क्यों नहीं, आत्मा एक प्राकृतिक है, ठीक। तो इन्होंने आत्मा से, प्राकृतिक से आत्मा की बात बोली है, और आत्मा से, आत्मा क्या एक व्यक्तिगत है, ठीक। हर व्यक्ति का आत्मा है, तो अपने उनकी न्याय है, उनके न्याय है। वो न्याय क्या है, यदि व्यक्ति में विवेक है, यदि उस व्यक्ति में विवेक है, तो वो क्या बनेगा, दार्शनिक, वही दार्शनिक राजा, ठीक। अगर व्यक्ति में साहस है, साहस है, तो व्यक्ति कैसा बनेगा, संरक्षक वर्ग, यानी कि सैनिक। ओके, अगर व्यक्ति में वासना है, तो वो क्या बनेगा, उत्पादक। आप समझ सकते हो, ये इसका व्यक्तिगत न्याय है। तो न्याय की एक अवधारणा कोई छोटी मोटी अवधारणा नहीं इन्होंने दी है। न्याय को बाहरी रूप से भी इन्होंने समझाने का प्रयास किया है, आंतरिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। और बाहरी आंतरिक रूप से हर व्यक्ति का अगर अपने अपने जो मूलभूत गुण पाए जाते हैं, अगर उस अकॉर्डिंग व्यक्ति फॉलो करते हुए कार्य करता है, तो समाज की समुचित रूप से भलाई होगी, समाज न्यायपूर्ण, उचित और एक धर्म युक्त समाज होगा। ये इन्होंने फिलॉसफी दी है। तो इन्होंने जो पूरी फिलॉसफी है, इनकी किस पे सिद्धांत पर आधारित है, प्राकृतिक, कि हर चीज प्राकृतिक देन है, बस उनको फॉलो करना है। क्या करना है, फॉलो करना है। हर चीज प्रकृति की देन है, लेकिन फॉलो ही तो करना है, बस यही उन्होंने बात बोली है कि व्यक्तिगत न्याय है, उसमें विवेक को रखा, साहस को रखा, वासना को रखा। और विवेक में क्या है, दार्शनिक राजा होगा, साहस में क्या है, वही सैनिक वर्ग होगा, और वासना में क्या है, उत्पादन का काम होगा, ठीक। अब आप समझ सकते हो कि अगर वो चीज, अगर उसके अंदर वासना है, यानी कि व्यक्ति में विवेक है तो दार्शनिक बन जाएगा, व्यक्ति में साहस है तो संरक्षक बन जाएगा, अब व्यक्ति में वासना है तो उत्पादन बन जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना कि जैसे कि आगे की शिक्षा फिर अगर होती है, देखो आगे की अगर शिक्षा फिर होती है पुनः, तो ये व्यक्ति उत्पादक जो है, वो साहस भी उसके अंदर अगर शिक्षा पास होता है, ठीक है। तो अब बात ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति है, राइट, ये व्यक्ति है, ये शिक्षा में तो पास हो गया, ये शिक्षा में तो पास हो गया, ठीक, क्या बन गया, संरक्षक वर्ग बन गया। लेकिन इसके अंतर्गत साहस ना हो तो क्या होगा, अगर इसमें व्यक्ति तो शिक्षा पास कर सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि जिसके अंदर साहस है वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बात समझ रहे हो ना, शिक्षा के लिए एक मेंटालिटी, नॉलेज, एक टैलेंटेड होना आवश्यक होता है, वो एक थिंकिंग होनी आवश्यक होती है, ठीक है। वो साहस होना एक अलग चीज है। साहस तो एक नॉर्मल व्यक्ति में भी होता है, वो दार्शनिक भले ही नहीं, वो साहस तो होता है। लेकिन अब वही बात है कि अगर वो व्यक्ति शिक्षा तो प्राप्त कर लिया, अगर उसमें अब साहस नहीं है, तो क्या वो संरक्षक वर्ग की श्रेणी में आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ये याद रखना। इसके लिए साहस होना भी आवश्यक है। भाई तुम शिक्षा तो पास कर गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर साहस ही नहीं है, तुम्हारे अंदर साहस ही नहीं है, तो कैसे इनकी सुरक्षा कर पाओगे, कैसे अपने राज्य की सुरक्षा कर पाओगे, कोई आक्रमण बाहरी कर दे हर करके, तुम कैसे अपनी सुरक्षा कर पाओगे राज्य। तो इसके लिए साहस होना
महत्वपूर्ण रखा, इसलिए ये व्यक्तिगत न्याय है। और वासना है और उसके अंदर साहस नहीं है तो वो उत्पादक का वर्ग करेगा। अगर आगे चल के साहस आ जाता है तो उसे वो शिक्षा प्राप्त मतलब शिक्षा तक पहुंच करनी चाहिए, उसे शिक्षा को पास करना चाहिए। भले ही उसके अंदर का साहस है, वो वासना से युक्त है लेकिन उसके अंदर का साहस है, लेकिन उसे शिक्षा तो पास करनी होगी, ये तो अनिवार्य है, तभी तो वो साहसी व्यक्ति बनेगा जाकर। ये समझ सकते हो आप। तो ये व्यक्तिगत उनका न्याय है, आंतरिक न्याय और बाहरी न्याय। और ये अगर 100% अगर ये व्यवस्था स्थापित होती है, उनका मानना है, तो राज्य कैसा हो जाएगा, विवेकपूर्ण और न्यायप्रिय राज्य होगा। हर समाज की अपनी एक भलाई हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो सद्गुणी व्यक्ति हर कोई बन सकता है, लेकिन यह है उसके लिए उसके अंतर्गत अपना एक विश्वास होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने पूरा एक ज्ञान प्रणाली दी तो है, ज्ञान प्रणाली दी है कि गुफा का उन्होंने पूरा एग्जाम्पल दिया है कि गुफा जो है व्यक्ति अगर गुफा के बाहर है तो 100% ज्ञानी साहस संरक्षक बन सकता है। अगर गुफा के अंतर्गत है तो वो एक वास्तविक उसे ज्ञान नहीं है और वो शिक्षा के माध्यम से, लेकिन हाँ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति बाहरी गुफा से निकल सकता है अगर निकलना चाहे। तो ये ऐसा भी नहीं था कि हर व्यक्ति को शिक्षा का दबाव के रूप में मतलब दी ही जाएगी। उनका अनुमान था कि हर व्यक्ति को शिक्षा की खुली छूट उन्होंने दी थी, इसके लिए उन्होंने अकादमी स्थापित की थी। तो ये गुफा दी थी, तो जो बाहर व्यक्ति रहेगा वो 100% संपत्ति को क्या कर देगा, बहिष्कार करेगा, और पत्नी को बहिष्कार करेगा, बेवी बच्चों को बहिष्कार करेगा, और समुचित समाज के प्रति एक न्यायप्रिय लोकप्रिय की भांति उभर कर आएगा। ये बाहरी था। आंतरिक वाला तो यही है कि संपत्ति के प्रति लगाव, पति प्रति लगाव, ये सब रखने की व्यवस्था थी। ठीक, तो इन्होंने ये पूरी फिलॉसफी पूरी दी है, तो आप इस सिद्धांत पर आप समझ सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि किस प्रकार का उनका न्याय का एक सिद्धांत था। न्याय के अंतर्गत उन्होंने जो न्याय को प्राकृतिक माना, मानव निर्मित न्याय नहीं माना इन्होंने। ठीक है, तो इससे न्याय अगर सही है तो उसके प्रति लोगों में जागरूकता होगी, जो सामाजिक है उसमें स्थिरता रहेगी, समानता रहेगी, संतुलन समाज रहेगा। प्रत्येक वर्ग में जो कार्य है अपना अपना संपादन जैसे करते हैं तो वो उनको ऑटोमेटिक न्याय की पहुंच हो जाएगी। तो ये तीनों समाज के अंग हैं, जैसे समाज के अंतर्गत दार्शनिक, क्षत्रिय, उत्पादक, ये तीनों ही क्या है, एक समाज के अंग हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो इसमें आप एक चीज और ले सकते हो, जैसे कि एक आलोचना के रूप में, आलोचना में इन्होंने क्या दिया था कि जो सहबान थे, सेवाइन ने प्लेटो की थोड़ा जो आलोचना एक आलोचना नहीं की है, इन्होंने ये बात बोली है कि आत्मा व वर्ग को विश्लेषित किया है इन्होंने। जैसे कि जो वर्ग है आत्मा, जैसे आत्मा के भी तो 3 वर्ग बताए हैं इन्होंने। आत्मा में जैसे कि व्यक्तिगत के रूप में विवेक, साहस और वासना, ये जो 3 अंग बताए हैं ये क्या है, आत्मा के तो हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सेबाइन ने बात बोली है कि प्लेटो की जो एक आंतरिक न्याय है वो किससे युक्त है, आत्मा और वर्ग से विश्लेषित है, वर्ग से युक्त है। ठीक है, तो इसलिए इनकी रिपब्लिक में ये भी देखने को मिलता है कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। अब थोड़ा इधर समझ लो, जैसे ये मान लो समाज है, ठीक, समाज है, और समाज ये किसका है, ये राज्य का है। ओके, राज्य है पूरा, राज्य में ये पूरा एक समाज ही है, अलग अलग समाज किसी का नहीं, पूरा एक समाज है, पूरा एक परिवार है। तो इन्होंने किसी गांव की बात नहीं कही है, याद रखना, कोई गांव की कोई बात नहीं कही है, अलग अलग कोई कैटेगरी की कोई बात नहीं कही है, केवल एक परिवार राज्य है, पूरा पूरा एक परिवार रहेगा। यानी वसुधम वसुधैव कुटुंबकम जैसी इनकी भी फिलॉसफी मिलती है, थोड़ी मिलती जुलती है, एक प्रकार से समझ सकते हो। तो ये पूरा समाज, समाज के 3 अंग हैं, जैसे कि दार्शनिक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं लास्ट में। दार्शनिक है, राजा बनेगा दार्शनिक है। दूसरा इन्होंने संरक्षक वर्ग दिया, तीसरा इन्होंने उत्पादक वर्ग दिया।
ओके, अब देखो दार्शनिक राजा के अंतर्गत व्यक्ति, ये तो बाहरी न्याय है, तीनों अपने अपने आधार पर काम करेंगे, बाहरी न्याय हुआ। अब देखो यही जो दार्शनिक राजा है, और ये तो बाहरी न्याय है, यहाँ पे लिख लो बाहरी न्याय। अब आंतरिक न्याय की बात कर लो। आंतरिक न्याय में आ जाओ यहाँ पे कि जो विवेक है, अब इसके अंतर्गत विवेक है तो ये दार्शनिक राजा। संरक्षक वर्ग, यहाँ पे आ जाओ साहस है इसके अंतर्गत, उत्पादक वासना, तो ये आंतरिक न्याय है। ये वासना युक्त व्यक्ति है, साहसी बन सकता है, ये साहसी व्यक्ति है, विवेक युक्त बन सकता है, इंटरफेयर कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये विवेक वाला जो व्यक्ति है ये संरक्षक वर्ग नहीं बन सकता, ये संरक्षक वर्ग है, उत्पादक वर्ग नहीं बन सकता, ये बात याद रखो थोड़ा। तो यहाँ पर जो बाहरी न्याय है, बाहरी न्याय के अंतर्गत आप ये डाल सकते हो कि जो राज्य है, राज परिवार का वृहत रूप है, वृहत रूप है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक सामाजिक है, पूरा समाज है, और ये पूरा समाज क्या है, परिवार है। तो ये परिवार जो लग रहा है ना, ये पूरा क्या है, राज्य का एक वृहत रूप है ना। नहीं, परिवार जो है, परिवार का ही तो वृहत रूप राज्य है, क्योंकि ये सब राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ये पूरा परिवार है, ये पूरा राज्य के अंतर्गत आएंगे, तो परिवार एक राज्य, एक परिवार का वृहत रूप है, पूरा राज्य जो है वो परिवार का ही बड़ा रूप है। ओके, तो आप ये समझ सकते हो। दूसरी कंडीशन यहाँ देखो, यहाँ पे हर व्यक्ति सैन्य विवेक है, ठीक, दार्शनिक है, संरक्षक साहस है, उत्पादक और वासना है। तो इसमें जो बोला है कि रिपब्लिक में उन्होंने कहा है कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। अब देखो ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति का अपना आंतरिक न्याय क्या है, अगर वो विवेक है तो सद्गुणी व्यक्ति युक्त होगा, नैतिक युक्त होगा, धर्म से उसे शिक्षा से युक्त होगा, ठीक, ज्ञान मीमांसा जैसी उसे तत्व मीमांसा जैसी ज्ञान की प्राप्ति होगी। साहसी व्यक्ति है, ठीक, तो वो उसका अपना मतलब जो कार्य दिए गए हैं, जैसे कि संरक्षक वर्ग का वासना, उत्पादक वर्ग का जो कार्य दिए गए हैं। ओके, तो ये क्या है, राज्य का एक व्यक्ति है, ये क्या, ये व्यक्ति विशेष में है। तो व्यक्ति जो है वो राज्य का, व्यक्तियों का वृहत रूप क्या है, राज्य है। व्यक्तियों का वृहत रूप क्या है, राज्य, क्योंकि ये सब राज्य के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये आंतरिक है, ये याद रख, ये आंतरिक है और वो बाहरी है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा राज्य का न्याय सिद्धांत है जो उन्होंने न्याय दिया है, ये दिए। वैसे तो उन्होंने 4 गुण दिए थे, जैसे किसी भी राज्य के लिए 4 नैतिक गुण होने चाहिए, जिसके अंतर्गत दार्शनिक राजा, दूसरा संरक्षक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग और चौथा न्याय। और ये तीनों जो अपने अपने आधार पर काम करेंगे, ठीक, अगर ये आधार पर काम करते हैं तो यही निश्चित तौर पर ये न्याय है। और न्याय कोई अलग से इन्होंने कोई न्याय की बात नहीं कही है। ओके, कोई जैसे जजमेंट बैठेंगे पूरा एक ऐसे अलग से कोई एक मतलब एक पूरा प्राधिकरण स्थापित होगा, अथॉरिटी होगी, तो ऐसा कुछ उन्होंने बात नहीं कही है। ठीक, न्याय वही न्याय है जो एक शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति प्राप्त करने योग्य होगा। शिक्षा के प्राप्त से हर व्यक्ति, जिस योग्य व्यक्ति चुना जाएगा और वो अपने अकॉर्डिंग उसे जो नियम दिए हैं उस हिसाब से काम करेगा, वही न्याय है। अपनी उनकी कोई संपत्ति नहीं, ना कोई अपना परिवार, ना कोई अपनी पत्नी, सारी समान रूप से काम करे, बस यही तो है उनका, और कोई ज्यादा है ही नहीं इसमें टफ। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए, जो भी है आलोचना देना हो तो अभी हम आगे का लेक्चर पढ़ेंगे थोड़ा और, तब हम उनकी आलोचना करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक दो बार अगर आप देख लेंगे तो कंफर्म आपको हो जाएगा।